हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चले। इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो पढ़े, चलो। हमारी हेडिंग हो जाएगी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हिंदी में इसको बोलेंगे द्रव्य के गुण धर्म। क्या बोलेंगे? द्रव्य के गुण धर्म। ठीक है। अच्छा, द्रव्य के गुण धर्म की बात करें तो द्रव्य के बेटा दो गुण होते हैं। एक तो भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। भौतिक गुण को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और रासायनिक गुण को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो पहला हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं ना। फिजिकल प्रॉपर्टी हिंदी में इसको बोलते हैं भौतिक गुणधर्म। ऐसा गुणधर्म नहीं बोलो तो गुण भी बोल सकते हैं ना। भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है सुनो। जैसे हम लोग बोलते हैं पदार्थ का रंग, पदार्थ की गंध, पदार्थ का गलनांक, पदार्थ का क्वथनांक, पदार्थ का घनत्व, ये सभी बेटा भौतिक गुणों में आते हैं। ठीक है। क्या क्या है बोलो जरा। पदार्थ का रंग, कलर। नेक्स्ट गंध। ऑर्डर। नेक्स्ट गलनांक। गलनांक को अंग्रेजी में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वथनांक। क्वथनांक को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तथा घनत्व। घनत्व को क्या बोलेंगे? डेंसिटी। आदि। मतलब और भी हो सकता है। पदार्थ के भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। बोलो, इतना समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक है। अच्छा भौतिक गुण धर्मों के बारे में एक बात सुनो। जो भौतिक गुण होते हैं ना बेटा, इनको हम आसानी से देख भी सकते हैं और माप भी सकते हैं।
ठीक है, ये बात याद रखना, मैं लिख देता हूं नोट लगा के। भौतिक गुणधर्मों को आसानी से देखा तथा मापा जा सकता है। ठीक है, भौतिक गुणों को आप आसानी से देख भी सकते हैं और उनका मापन भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट बताओ, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक गुणधर्म। क्या बोलेंगे? रासायनिक गुणधर्म। ये क्या होता है? सुनो हम लोग बोलते हैं पदार्थ का संगठन, पदार्थ का दहन, पदार्थ की अम्लीयता, पदार्थ की क्षारीयता, पदार्थ की अभिक्रिया, ये सारी चीजें रासायनिक गुणों में आती है। ठीक है, तो लिखे पदार्थ का संगठन, कंपोजिशन, दहन, दहन मतलब होता है जलाना। ठीक है, दहन मतलब जलाना, इसको अंग्रेजी में कंबसन बोलते हैं। अम्लीयता, एसिडिटी, क्षारीयता, इसको बेसिसिटी बोलते हैं। तथा अभिक्रियाशीलता, ये होती है बेटा रिएक्टिविटी आदि। पदार्थ के सॉरी आदि रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। बोलो आगे बढ़े। अच्छा, एक बात सुनो, जैसे हमने अभी लिखा था कि भौतिक गुणों को आसानी से देखा या मापा जा सकता है, लेकिन रासायनिक गुणों को आसानी से ना तो हम देख सकते हैं ना उनका मापन कर सकते हैं। ठीक है, रासायनिक गुणों को देखने या उनका मापन करने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है ना, ये नोट लगा के हम लिख लेते हैं।
रासायनिक गुणधर्मों को देखने या मापने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है। जब तक रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक ना तो आप इनको देख सकते हैं और ना माप सकते हैं। ठीक है, भौतिक गुणों में ऐसा नहीं होता है। भौतिक गुणों में किसी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। उनको आसानी से देख भी सकते हैं और आसानी से उनका मापन कर भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी भौतिक गुणों का मापन। क्योंकि रासायनिक गुणों का मापन तो हम बिना परिवर्तन के कर नहीं सकते, ठीक है ना, इसलिए हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे भौतिक गुणों के मापन के बारे में। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाएगी भौतिक गुणधर्मों का मापन। ठीक है, अच्छा, देखो बेटा, भौतिक गुणों का मापन कई पद्धतियों में होता है। जैसे आपने सुना होगा CGS, MKS, SI। हम यहाँ पे SI की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको बताऊं SI पद्धति में 7 आधार मात्रक होते हैं। कितने? 7। लिखें, SI इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। SI का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम है ना, याद रखना, SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो SI पद्धति में 7 आधार मात्रक इसको इंग्लिश में बोलेंगे 7 बेस यूनिट। 7 बेस यूनिट्स। ठीक है, 7 आधार मात्रक, 7 बेस यूनिट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको बताऊं, 7 आधार मात्रक होते हैं, मतलब 7 बेस यूनिट्स, और 7 ही आधार राशि होती है। तो पहले हम लोग आधार राशि और आधार मात्रक इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इसके लिए एक पार्टीशन कर लेते हैं अपन लोग। पहले 2 वाला पार्टीशन करके आपको मैं आधार राशि और आधार मात्रक लिखवा देता हूं। ठीक है, तो पहले में हो जाएगा आधार राशि। ठीक है, अंग्रेजी में बोलेंगे बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी, और दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं आधार मात्रक। ये हो जाएगा बेस यूनिट। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला लंबाई सुना है आप लोगों ने? लंबाई, लंबाई को बेटा अंग्रेजी में लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ। अब लंबाई को वैसे तो हम
मीटर में भी मापते हैं, किलोमीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर, गज, फुट, इंच, कई पैमाने होते हैं, लेकिन इसका जो एसआई मात्रक है वो होता है मीटर। ठीक है, तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज नहीं करा हमने। अच्छा, दूसरा दूसरा आपने द्रव्यमान सुना है, जिसको हम मास बोलते हैं। द्रव्यमान की बात करें तो बेटा द्रव्यमान को भी कई पैमानों पे मापा जाता है, जैसे किलोग्राम में भी मापते हैं, ग्राम में भी मापते हैं, क्विंटल, टन, कई मात्रक होते हैं, लेकिन एसआई मात्रक होता है इसका किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, समय। समय को हम टाइम बोलते हैं। अब जो समय है इसको भी कई पैमानों पे मापा जाता है, जैसे सेकंड में भी मापते हैं, मिनट्स में भी मापते हैं, घंटे में भी मापते हैं, दिन में भी मापते हैं, हफ्ते, महीने, साल, कई मात्रक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ही मात्रक है बेटा सेकंड। क्या है, सेकंड। ठीक है, एसआई में समय को सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट, तापमान। तापमान को हम टेम्परेचर बोलते हैं। जो तापमान होता है इसको डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में मापा जाता है, लेकिन इसका एसआई मात्रक है केल्विन। क्या है, केल्विन। ठीक है, अगला, धारा। ये जो धारा है हम इसको विद्युत धारा भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट। अब ये जो करंट होता है, धारा, इसका जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। नेक्स्ट, पदार्थ की मात्रा। ये अमाउंट होता है, अमाउंट, पदार्थ की मात्रा, इसको अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, इसको बेटा मोल में मापा जाता है। काय में मापा जाता है, मोल में। इसका जो एसआई मात्रक है वो मोल होता है। नेक्स्ट, आपने एक शब्द सुना है, ज्योति तीव्रता। हम केवल तीव्रता लिख रहे हैं, तीव्रता। सुना है ज्योति तीव्रता, फिजिक्स में पढ़ाते हैं ज्योति तीव्रता के बारे में। ठीक है, इसको इंटेंसिटी बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। अच्छा, ये जो ज्योति तीव्रता होती है, इंटेंसिटी, इसका एसआई मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। बोलो, इतना समझ में आया। अच्छा, इनके ब्रैकेट में इनके सिंबल लिख दूं मैं, जैसे मीटर है, मीटर, तो
मीटर का सिंबल होता है बेटा एम, ठीक है। जैसे किलोग्राम है तो इसका सिंबल होता है केजी, ठीक है। सेकंड है तो सेकंड का सिंबल होता है इस तरह से, या नॉर्मल एस लिख के भी बता सकते हैं। केल्विन का सिंबल होता है के, एम्पियर का सिंबल होता है ए, मोल का सिंबल होता है इस तरह से MOL, मोल। और ये जो कैंडेला है इसका सिंबल होता है CD। बोलो याद रहेगा? एक बार फिर से देख लो। 7 आधार राशियां होती है और 7 आधार मात्रक होते हैं, ठीक है। पहली राशि है लंबाई, इसका SI मात्रक होता है मीटर, सिंबल M हो गया। दूसरी राशि है द्रव्यमान, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, सिंबल हो गया केजी। तीसरा समय, टाइम, इसका मात्रक होता है सेकंड, सिंबल हो गया SEC, या नॉर्मल S लिख के भी बता सकते हैं। अगला तापमान, इसका मात्रक होता है केल्विन और सिंबल हो गया के। अगला विद्युत धारा, जिसको अपन इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर और सिंबल हो गया ए। अगला पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मात्रक होता है मोल। नेक्स्ट तीव्रता, इंटेंसिटी, इसका SI मात्रक होता है कैंडेला, सिंबल हो जाएगा CD। तो ये 7 आधार मात्रक होते हैं और 7 ही आधारभूत राशियां होती है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, बोले मात्रक तो SI और भी होते हैं। तो मात्रक तो बेटा बहुत सारे होते हैं, SI मात्रक 7 नहीं है, SI मात्रक तो बहुत सारे होते हैं। हर एक राशि का SI मात्रक होता है, लेकिन आधार मात्रक 7 होते हैं, ठीक है। बेस यूनिट कितनी है? 7। फिर बाकी के जो मात्रक है वो सब इन्हीं के व्युत्पन्न है, इन्हीं के डेरिवेटिव्स है, ठीक है। याद रहेगा? आगे बढ़े, चलो। अब इसके बाद हमको कुछ राशियों के बारे में डिस्कस करना है ना। अभी डिस्कस कर लेते बस थोड़ा सा और। जैसे एक होता है बेटा द्रव्यमान, द्रव्यमान है ना। द्रव्यमान को हम लोग मास बोलते हैं। द्रव्यमान क्या होता है तो सुनो, देखो, पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, पदार्थ में जितना द्रव्य है उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? पदार्थ में उपस्थित द्रव्य, ये मैटर है, की मात्रा, पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा मतलब अमाउंट। द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य यानी कि मैटर की मात्रा, उसका द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। अच्छा, एक ये तो द्रव्यमान हो गया। एक हम लोग भार भी पढ़ते हैं, भार को अंग्रेजी में वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेट। ये क्या होता है सुनो, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा है, गुरुत्वीय बल, फिजिक्स में पढ़ाते हैं। किसी भी वस्तु के ऊपर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वही उसका भार होता है बेटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वस्तु पर लगने वाला
ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल, भार कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु के ऊपर जितना गुरुत्वीय बल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वही क्या कहलाता है, उसका भार। याद रहेगी बात, आगे बढ़े। अच्छा, एक बात और यहां पे काम की, सुनो। स्थान के अनुसार भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, जो भार है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है, इसलिए स्थान के अनुसार भार बदलेगा। याद रहेगी बात, लिखूं मैं? चलो नोट लगा के लिख देता हूं। स्थान के अनुसार भार बदलता है। ठीक है, स्थान के अनुसार आपका भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, केवल भार बदलेगा, क्योंकि भार ग्रेविटी के कारण होता है। आगे बढ़े, चलो। इसके बाद आपको कुछ चीजें याद रखना है, तो याद रखे करके मैं लिख देता हूं। याद रखें, क्या याद रखें? देखो, जैसे मान लो 1 kg है। कितना केजी है? 1 kg। तो ग्राम में कितना हो जाएगा ये? 1000 ग्राम। ठीक है, 1 kg बराबर कितना ग्राम? 1000 ग्राम। जैसे मान लो 1 क्विंटल है। कितना क्विंटल? 1 क्विंटल। तो 1 क्विंटल में बेटा 100 kg होता है। कितने केजी? 100 kg। 100 किलो को मिला दो तो 1 क्विंटल बनता है। एक होता है टन, 1 टन। तो 1 टन में 10 क्विंटल होता है। 1 टन में कितने क्विंटल होते हैं? 10। याद रहेगी बात। 1 kg 100 ग्राम के बराबर। 1 क्विंटल, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया। 1 kg 1000 ग्राम के बराबर, और 1 क्विंटल 100 kg के बराबर, और 1 टन 10 क्विंटल के बराबर। आगे बढ़े, चलो। इसके बाद नेक्स्ट है आयतन। आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। ये क्या होता है? सुनो, किसी पदार्थ के द्वारा घेरा गया स्थान, किसी पदार्थ के द्वारा घेरा गया स्थान, उसका आयतन कहलाता है। मतलब कोई पदार्थ जितना स्थान घेरेगा वो उसका हो जाएगा आयतन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान। ठीक है, इतना लिख दूं, समझ जाओगे। पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान, पदार्थ जितना स्थान घेरता है वो उसका आयतन होता है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो देखो, एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे? जैसे आयतन, आयतन इक्वल टू होता है बेटा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। सुनो, जैसे मैं किसी कमरे में कोई सामान भरूं, तो वो सामान उसको लंबाई में भी भरेगा, चौड़ाई में भी भरेगा, और ऊंचाई में भी भरेगा। इसलिए आयतन इक्वल टू क्या हो गया? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब आपको कोई बोले कि भैया लंबाई को कैसे मापोगे? तो मीटर में मापते हैं। चौड़ाई को तो वो भी मीटर में मापते हैं, और ऊंचाई वो भी मीटर में मापते हैं। तो तीनों का मीटर ले लो।
ठीक है। अब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब। ये होता है एसआई मात्रक, याद रहेगी बात। आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। आगे बढ़े, चलो एक बात आप लोग याद रखना, नोट लगा के लिख रहा हूं मैं। यदि पदार्थ द्रव है, मतलब लिक्विड, पदार्थ क्या है, द्रव यानी कि लिक्विड, तो बेटा लिक्विड को लीटर में मापा जाता है। जैसे आपने सुना होगा 1 लीटर पानी या 2 लीटर दूध या 10 लीटर तेल। तो पदार्थ जब द्रव होता है तो उसको लीटर में मापते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं द्रव, यहां पे द्रव का मतलब लिक्विड है ना, लिक्विड द्रव को लीटर में मापा जाता है। द्रव को काय में मापा जाता है, लीटर में। इसके बाद कुछ और चीजें आपको याद रखना है, तो वो अपन याद रखे करके लिख लेते हैं। याद रखें, क्या याद रखें, देखो जैसे 1 लीटर, कितना लीटर, 1 लीटर, तो 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब। और आपको पता है 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। कितने ml होते हैं, 1000 ml। तो 1 लीटर बराबर हो गया 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर हो गया 1000 ml। एक तो ये याद रखना है। दूसरा, 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सेंटीमीटर क्यूब पढ़ते हैं ना। 1 ml बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको कई बार सीसी से भी बताते हैं। कैसे बताते हैं, सीसी से, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, याद रहेगी बात। आगे बढ़े, चलो अगला हो जाएगा, आयतन हो गया, अगला हो जाएगा घनत्व। घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी बहुत सरल चीज है बेटा, देखो एक फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपान डेंसिटी। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, याद रखना, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपान डेंसिटी। ठीक है, अब यदि डेंसिटी को वॉल्यूम की जगह कर दे और वॉल्यूम को डेंसिटी की जगह, तो क्या हो जाएगा, बोलो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। ठीक है, ये होती है डेंसिटी। अब डेंसिटी का मात्रक कैसे निकालोगे, ऐसा ही मात्रक, तो देखो बहुत आसान है। डेंसिटी इक्वल टू, मास को हम केजी में मापते हैं तो केजी ले लो, और वॉल्यूम को हम मापते हैं मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब ले लो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी। अब ये मीटर क्यूब को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया बेटा एसआई मात्रक। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब, ये हो गया घनत्व का एसआई मात्रक। बोलो आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है तापमान। तापमान, तापमान को टेम्परेचर कहा जाता है। अच्छा, तापमान को 3 पैमानों पे मापा जाता है। तापमान को मापने के लिए 3 पैमाने होते हैं। कितने पैमाने, 3। डायरेक्ट लिख दूं, देखो
पहला होता है डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। बोलो, डिग्री फ़ारेनहाइट। और तीसरा होता है केल्विन। केल्विन SI मात्रक है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो तापमान को मापने के लिए 3 पैमाने होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। SI मात्रक कौन सा है? केल्विन, ठीक है। अच्छा, इनमें कुछ संबंध होते हैं, तो मैं याद रखे करके लिख देता हूं यहाँ पे, ये आपको याद रखना है, याद रखें। देखो, जैसे मान लो डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 5/9 और ब्रैकेट में हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट -32। याद रहेगा, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है? 5/9 और ब्रैकेट के अंदर क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट -32। अच्छा, ये एक हो गया। दूसरा, मान लो डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है, ये इसको उल्टा कर दो, 9/5। इसके ब्रैकेट में लिखेंगे डिग्री सेल्सियस, और ये जो माइनस का 32 है इसको कर दो +32, ठीक है। तो क्या हो गया? डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट में डिग्री सेल्सियस +32। अच्छा, केल्विन में कन्वर्जन करना है तो बहुत आसान है। केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। केल्विन इक्वल टू क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। याद रहेगा। इसका एक केस बताऊं आपको? चलो देखते हैं। जैसे मान लो, एक एग्जांपल है, मेरे पास जो टेम्परेचर है वो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कितना है? 59 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। ये समझ लो कि क्वेश्चन हो गया। 59 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको काय में बदलना है? डिग्री सेल्सियस में। बताओ क्या फार्मूला लगेगा? हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला होता है बेटा, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 और ब्रैकेट में क्या था? डिग्री फ़ारेनहाइट -32। कॉपी में देखो यही लिखा है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट -32। अच्छा, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9, ये ऐसा कैसे लिखेंगे? अब डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दिया? 59, तो डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह हो जाएगा 59 -32 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू, अब देखो 59 में से 32 घटाओ, देखो 9 में से 2 गया तो 7 और 5 में से 3 गया तो 2, कितना आया? 27। अब इस 9 से इस 27 को काट दो, 3 बार जाएगा, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो ये हो जाएगा 5 × 3 इक्वल टू 15। यानी कि जो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? 15। बोलो, इतना समझ में आया? सुनो, इसके बाद
अगले लेक्चर में हम लोग गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे देते हैं, जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं, ये सब देखेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।